एक पिता अपनी बेटी को काफी बुरी तरह से मारकर स्टोर रूम में बंद कर देते हैं और उसका बड़ा भाई जिसका नाम है जिंता वो ये सारा कुछ खड़ा हुआ देख रहा होता है और ये काफी बेबस है क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये अपनी बहन को बचाने के लिए जैसे ही स्टोर रूम में जाता है वो ये चेक करता है कि उसकी बहन वहाँ पर नहीं है और वो वहाँ से गायब हो चुकी है। जिसके बाद जिंता अपनी बहन को पूरे विलेज में ढूंढता है और तभी अचानक वो नोटिस करता है कि उसकी बहन एक हाफ डीमन बन चुकी है जो कि ये डिसाइड कर चुकी है कि वो ये सारा कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। पर जिंता उसे रोक लेता है और वो ये फैसला लेते हैं कि वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। अब भागते हुए इन दोनों को रास्ते में एक बंदा मिलता है जिसका नाम है मोटोहारू और वो इन दोनों को अपने विलेज ले जाता है और साथ में इन दोनों को ही अडॉप्ट भी कर लेता है। उसकी बेटी जिसका नाम है यूकी वो भी इन दोनों को देखकर काफी खुश होती है। जिंता भी इसे देखकर फ्लैट हो जाता है यानी कि वो शर्मा रहा होता है। जिसके बाद ये सारे इस विलेज में काफी सारी मस्ती करते हैं और फिर हमें ये बताया जाता है कि यूकी की माँ इस विलेज की गॉडेस है और यहाँ के गाँव वालों का ये मानना है कि यूकी की मॉम फायर गॉड की रिइंकार्नेशन है और गांव के कुछ खास लोग ही उसकी माँ से मिल सकते हैं जैसे कि गांव के चीफ और सेंटिनल्स। यूकी भी अपनी माँ से काफी टाइम से मिली नहीं होती पर उसके डैड एक सेंटिनल हैं तो वो उसकी माँ से जाकर मिल सकते हैं। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंता भी शॉट चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि वो भी मोटोहारू की तरह एक सेंटिनल बन सके। लेकिन भाई इसका साबुन काफी स्लो होता है यानी कि इसकी प्रोग्रेस काफी स्लो है। मोटोहारू उससे कहते हैं तुम इस बात की चिंता मत करो, एक दिन तुम काफी अच्छे स्वॉर्ड्समैन बनोगे, मुझ पर भरोसा रखो। फिर कुछ सालों के बाद हम ये देखते हैं कि जिंता एक काफी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन बन चुका है और वो एक काफी खतरनाक सेंटिनल भी है और वो यहाँ पर सभी को ये बता रहा होता है कि उसने काफी सारे डीमंस को जान से मारा है जो कि इंसानों का भेष बदलकर इस गांव में आ रहे थे और वो यहाँ पर शिरिया यूकी यानी कि प्रेजेंट गॉडेस की देखभाल कर रहा होता है। वो सारे डीमंस यहाँ पर इसलिए आ रहे थे ताकि वो हमारी गॉडेस के लीवर को खा सके क्योंकि पुरानी कथाओं के हिसाब से अगर कोई डीमन हमारी गॉडेस के लीवर को खा लेता है तो वो इमोर्टल हो जाता है। इस विलेज के चीफ सभी को ये बताते हैं कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि यूकी की मॉम पर जो अटैक हुए थे वो भी इसीलिए हुए थे। और तभी ये बात सामने आती है कि उसी दौरान मोटोहारू ने अपनी जान गंवा दी। यहाँ पर एक और बंदा होता है जो कि जिंता का मजाक बना रहा होता है, तुमने आखिर किया ही क्या है, तुम मेरे सामने बोलो मत। लेकिन शिरिया यूकी इन दोनों को ही शांत करवा देती है। जिसके बाद ये सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं और यूकी जिंता से मिलने के लिए उसके सामने आ जाती है जैसे वो एक नॉर्मल पर्सन हो। यूकी ये बताती है कि सुजुने भी यहाँ पर आई हुई है जो कि जिंता की छोटी बहन है। जिंता उसे देखकर ही कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई, तुम जानती हो ना कि तुम्हारा यहाँ पर आना सख्त मना है। और ये अब भी एक छोटी सी बच्ची होती है। तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है। जिसके बाद वो सुजुने को छुपने के लिए कहता है और विलेज चीफ यहाँ पर आ जाते हैं जो कि जिंता को बाहर भेज देते हैं। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी की मॉम मर चुकी है और यूकी ये डिसाइड करती है कि वो इस विलेज की अगली गॉडेस बनेगी क्योंकि उसकी रगों में भी उसकी माँ का ही खून बह रहा है। जिंता भी ये डिसाइड करता है कि वो भी एक काफी स्ट्रॉन्ग सेंटिनल बनेगा ताकि वो यूकी से बार बार मिल पाए क्योंकि यूकी एक गॉडेस बनने वाली है तो किसी आम इंसान का उससे मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। पर यहाँ पर 2 डीमंस हैं जो कि अब भी सुजुने पर नजर बनाए हुए हैं। जिंता को अपने काम से कुछ टाइम की छुट्टियां मिल चुकी हैं तो इसलिए वो सुजुने के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी अचानक से यूकी भी यहाँ पर आ जाती है। जिंता उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें ऐसे अपने टेम्पल को छोड़कर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जब ये सारे बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं तो यूकी और सुजुने जिंता का मजाक बनाते हैं कि उसने खाना अच्छा नहीं बनाया और वो ये कहता है कि सुजुने मैं तुम्हारे थप्पड़ मार दूंगा। लेकिन वो दोनों इस बात को जानते हैं कि वो कभी भी सुजुने पर हाथ नहीं उठाएगा। जिसके बाद यूकी जिंता को लेकर उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर इन दोनों ने फैसला किया था कि वो एक गॉडेस बनेगी और जिंता एक सेंटिनल बनेगा। यूकी उससे कहती है कि विलेज की चीफ ने मुझसे कहा है कि मुझे एक बच्चे को पैदा करना है ताकि मेरे मरने से पहले पहले हमारे विलेज को हमारा अगला गॉड मिल जाए। और साथ में वो ये कहती है कि विलेज चीफ ये चाहते हैं कि मेरी शादी कियो से हो जाए क्योंकि वो भी एक सेंटिनल है और साथ में वो अगला विलेज चीफ बनने वाला है। लेकिन वो जिंता के सामने अपनी सारी बातों को क्लियर कर देती है कि वो उससे प्यार करती है और साथ में उसके साथ भागना चाहती है पर जिंता ऐसा नहीं करेगा और वो भी एक गॉडेस है तो वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती। जिंता उससे कहता है कि मैं भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ पर तुम इस जगह की गॉडेस हो तो हम दोनों ऐसा नहीं कर सकते और मैंने भी कसम खाई है कि मैं इस विलेज की रक्षा करूंगा और साथ में तुम्हारी भी। अगले पल विलेज चीफ को इस बात की भनक लग जाती है कि गांव के आसपास काफी सारे डीमंस हैं और वो जिंता से कहते हैं कि तुम उन सभी को जान से मार दो।
जिंता भी उनसे फाइट करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उन दोनों में से एक डीमन सुजुने के पास आ जाता है और दूसरा डीमन जिंता से फाइट करना शुरू कर देता है। जिंता भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और इस डीमन का एक हाथ काटने में कामयाब हो जाता है। इस डीमन को इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो जिंता से ये पूछता है, पर तुमने ये स्वॉर्ड क्यों उठाई? इसके पीछे तुम्हारा क्या रीजन है? जिंता उससे कहता है कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उन सभी को काट सकूं जो कि मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। यहाँ पर ये डीमन सुजुने को बहलाना फुसलाना स्टार्ट कर देती है और वो ये जानती है कि सुजुने अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार करती है, तो वो उससे कहती है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि तुम्हारे भाई को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, तो चलो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो और हमारा साथ दो। सुजुने उसके साथ जाने से मना कर रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन जैसे ये डीमन उसे ये दिखाती है कि यूकी और कियोमासा आगे चलकर उसके भाई को धोखा देने वाले हैं, तो वो इनके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। जिंता भी इस डीमन से फाइट करने का ट्राई कर रहा होता है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम इंसानों को मारना क्यों चाहते हो? अच्छा ये तो मेरे नेचर में है और मैं इसे बदल नहीं सकता। अब इन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर ये डीमन जिंता का एक हाथ काट देता है, लेकिन वो अपने दूसरे हाथ से इसके दिल पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है और मरने से पहले ये डीमन ये कहता है कि हम यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि हम एक स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन से मिल पाएं। और जिंता ये समझ जाता है कि वो सारे सुजुने के पीछे हैं। ये डीमन अभी पूरी तरह से मरा नहीं है और उसका कटा हुआ हाथ जिंता को पकड़ लेता है। इस तरफ कियो यूकी के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है ताकि वो उससे ये बुलवा पाए कि वो जिंता से कितना ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो जिंता के साथ पहले ही इस बात को डिसाइड कर चुकी है कि वो इस विलेज की भलाई के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर देंगे और इसलिए यूकी कियो के साथ शादी करने के लिए मान जाती है। जिंता को जैसे ही होश आता है वो ये चेक करता है कि उसका हाथ अब भी सही है, पर तभी अचानक वो ये देखता है कि पूरी विलेज में आग लग चुकी है और ये डीमन सुजुने को लेकर उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर यूकी और कियो हैं। सुजुने ये सारा कुछ देखकर अंदर से काफी टूट जाती है और वो ये कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मैंने अपने भाई को खुद से दूर रखा और मैं ये जानती थी कि आप दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हो, पर ये सारा कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूकी उसे समझाने का ट्राई करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये सारा कुछ विलेज की भलाई के लिए कर रही हूँ, पर सुजुने उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे बस यूकी का धोखा ही नजर आ रहा होता है। इसने तुम्हारे भाई को धोखा दिया है तो तुम इसे जान से मार दो। ये सुनते ही सुजुने पूरी तरह से डीमन में चेंज हो जाती है और वो यूकी को जान से मारने वाली होती है, लेकिन तभी कियो सामने आ जाता है। ये डीमन उसे वही शॉट देती है जिसको ये पूरा विलेज पूछता है। इससे पहले यहाँ पर सारा कुछ खराब होता, जिंता यहाँ पर पहुँच जाता है और वो आते ही यूकी को गले से लगा लेता है, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यूकी का गला उसके धड़ से अलग हो जाता है और जिंता के सामने सुजुने खड़ी हुई है, पर उसे उसके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है कि सुजुने उसके सामने है, तो वो उससे पूछता है कि तुमने इसे जान से क्यों मारा, इसके पीछे क्या रीजन था? सुजुने उससे कहती है कि यूकी आपको धोखा दे रही थी, पर अब ऐसा नहीं होगा और अब आप जाकर आराम करो। लेकिन वह जिंता को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सुजुने से ये कहता है कि तुमने उन सभी लोगों को धोखा दिया जिन्होंने तुम्हें पाला था, और जिस सुजुने को मैं जानता हूँ वो काफी पहले ही मर चुकी है। ये बोलते ही जिंता का लेफ्ट हैंड डीमन में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से डीमन लग रही होती है और वो सुजुने पर अटैक करना शुरू करता है। सुजुने को ऐसा लगता है कि उसका भाई उसके साथ नहीं है और उसने उसे अकेला छोड़ दिया है, जिसके बाद वो ये कहती है कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया है और अब मैं इस पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगी, इसे तबाह कर दूंगी। अगली पल सुजुने जिंता पर अटैक करती है और अपने हाथ को उसकी बॉडी के आर पार करने का ट्राई करती है, पर जिंता उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी एक जोरदार मुक्का मारता है। लेकिन भाई इससे भी सुजुने को कुछ भी नहीं होता और इससे पहले जिंता दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता, वो डीमन उसके सामने आ जाती है जो कि सुजुने को मैनिपुलेट कर रही है। जिंता इसे तो जान से मार देता है, पर सुजुने जाती हुई ये कहती है कि मुझे अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए और मैं दोबारा से वापस आऊंगी तुम्हें जान से मारने के लिए। जिंता काफी टूट चुका है और वो यूकी की बॉडी को पकड़कर काफी जोर जोर से रो रहा होता है। कहानी चेंज होती है और हम ये देखते हैं कि जिंता ने ये बात डिसाइड कर ली है कि वो इस विलेज से बाहर जाएगा ताकि वो सारे डीमंस को जान से मार पाए, और उसके अंदर का डीमन उससे कह रहा है कि उसे सुजुने को भी जान से मारना है, पर वो ये सोचता है कि अगर इसका कोई पीसफुल सोल्यूशन निकलता है तो वो ये भी ट्राई करेगा। इस गांव के चीफ जिंता को एक स्वॉर्ड देते हैं और ये वही स्वॉर्ड है जिसकी ये पूरा विलेज पूजा करता है, और जैसे ये स्वॉर्ड जिंता को देते हैं तो वो उसके सामने झुक जाते हैं और जिंता को एक नया नाम देते हैं जो कि है जिन्या। और अब ये चीफ जिंता के सामने सारी चीजों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है और वो ये कहता है
कि मैं ये सारा कुछ पहले से ही जानता था और ये सारी मेरी ही गलती है। लेकिन जिंता ये सारा कुछ सुनने के बाद भी काफी आराम से यहाँ से निकल जाता है। अब अगले सीन में हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा अपने वर्कर्स को मस्का लगा रहा होता है और फिर हमें इसके बॉस को दिखाया जाता है जिसने जिंता को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो अपनी बेटी को डीमन से बचा सके। जिंता अंदर आ जाता है और ज़ेनजी उसे बताता है कि उसे यहाँ के स्टोर ओनर की बेटी को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले उसकी खिड़की पर एक डीमन आया था जो कि उससे ये कह रहा था कि तुम मेरी बेटी हो। और इस स्टोर ओनर को ऐसा लगता है कि उस डीमन को ऐसा लग रहा है कि ये उसकी बेटी है और इसीलिए वो उसे यहाँ पर लेने के लिए आया है। और इस स्टोर का ओनर अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करता है तो इसीलिए उसने जिंता को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो डीमन को जान से मार पाए। जिसके बाद एक लड़की यहाँ पर आ जाती है जो कि जिंता को ये कह रही होती है कि तुम एक नंबर के फ्रॉड हो, यहाँ से भाग जाओ। पर ज़ेनजी उससे कहता है कि इसे तुम्हारे डैड ने ही यहाँ पर बुलाया है तो हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नात्सु यानी कि ये लड़की डीमन से काफी डर रही होती है तो ज़ेनजी उसके कमरे के बाहर बैठ जाता है ताकि वो पहरेदारी कर पाए। नात्सु को ऐसा लगता है कि सारे लोग उसकी बातों को मजाक में ले रहे हैं और अगर ये सच मानते तो वो एक काफी अच्छे इंसान को यहाँ पर बुलाते जो कि सच में डीमंस को जान से मार सकता है। ज़ेनजी उसे समझाने का ट्राई कर रहा होता है कि उसके डैड उससे काफी ज्यादा प्यार करते हैं पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि नात्सु को उस डीमन की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और अगली पल ये डीमन ज़ेनजी के सामने आ जाता है और इससे पहले ये ज़ेनजी पर अटैक करता तभी जिंता यहाँ पर आ जाता है और वो आते ही इसका एक हाथ काट देता है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी बेटी को मुझे वापस करो। पर तभी अचानक जिंता उसे बीच में से काट देता है और नात्सु भी ये सारा कुछ देख रही होती है। वो ये देखकर काफी शॉक थी कि जिंता ने ऐसा कैसे किया। वो ये पूछती है क्या सच में ये डीमन मारा जा चुका है। जब भी डीमंस मरते हैं तो उनके मरते ही इस जगह पर व्हाइट फॉग हो जाती है पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यानी कि ये डीमन अभी मरा नहीं है और ये दोबारा से जरूर आएगा। ज़ेनजी जिंता को ये समझा रहा होता है कि ये लड़की एक डीमन नहीं है और अगर ऐसा होता तो यहाँ के शॉप ओनर उसे कभी भी अडॉप्ट नहीं करते। सीन चेंज होते ही हम ये देखते हैं कि नात्सु अपने डैड के साथ खाना खा रही होती है और वो ये पूछते हैं कि तुम्हें नया वाला बॉडीगार्ड कैसा लगा और वो रात के इंसिडेंट को याद करती है और ये कहती है कि हाँ वो काफी अच्छा है, वो मेरी देखभाल कर सकता है पर आपने उसे ही क्यों चुना। वो एक ऐसा डीमन स्लेयर है जिसके बारे में काफी चर्चाएं हैं और उसकी रेपुटेशन को देखते हुए ही मैंने उसे चुना है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद नात्सु को इस बात पर यकीन हो जाता है कि सच में उसके डैड उससे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर हमें अगली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ेनजी जिंता के साथ में नात्सु की देखभाल कर रहा होता है और वो दोबारा से ये इंश्योर करता है कि कल वाली गलती ना हो क्योंकि लास्ट टाइम इस बंदे की काफी फट चुकी थी और ये नात्सु को बचा नहीं पाया। नात्सु उससे कहती है कि तुम मुझे घुमाने ले जा सकते हो। अच्छा हाँ ये सही है। नात्सु जिंता से ये कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर काफी भरोसा है क्योंकि मेरे डैड भी तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं। जिंता उससे कहता है तुम्हारे डैड तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं और तुम्हारा वो भाई, अरे नहीं मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। और वो ये सुनते ही काफी ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। नात्सु जिंता से ये पूछती है कि एक ह्यूमन और डीमन के बीच में एक बच्चा पैदा हो सकता है। जिंता उससे कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। नात्सु ये सुनते ही परेशान हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो उस डीमन की ही बच्ची तो नहीं है। पर जिंता उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन उस डीमन का तुम्हारे साथ पक्का कोई न कोई लेना देना है और मैं इस बात को लेकर भी काफी श्योर हूँ कि उसने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। अभी सारे बैठे हुए बातें करते हैं कि आखिरकार डीमंस पैदा कैसे होते हैं। ज़ेनजी ये कहता है शायद वो इंसानों की तरह ही पैदा होती होंगी। जिंता ये कहता है लेकिन वो इंसानों के डार्क इमोशन से भी पैदा हो सकते हैं और ऐसा करने पर वो एक सॉलिड रूप ले लेते हैं जिनके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होते। लेकिन तभी ये डीमन दोबारा से यहाँ पर आ जाता है और इससे पहले वो नात्सु पर अटैक करता तो जिंता उसे घायल कर देता है और वो नात्सु से ये पूछता है कि मैं इसे जान से मार दूं क्योंकि ये तुम्हारे इमोशन से पैदा हुआ है तो तुम मुझे इसका आंसर दो। क्योंकि ये बात तो सच है अगर वो नात्सु की परमिशन के बिना इस डीमन को मारेगा तो वो बार बार जिंदा होकर यहाँ पर वापस आ जाएगा तो इसीलिए नात्सु की परमिशन काफी इम्पोर्टेंट है। और अब ये बात सामने आती है कि ये सारी खिचड़ी नात्सु की ही बनाई हुई है और वो ये चाहती थी कि अगर कोई डीमन उसके ऊपर अटैक करेगा तो उसके डैड उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो अब भी अपने बेटे को ही याद करते हैं सिवाय उसके। वो इस बात को रियलाइज करती है कि शायद से असली डीमन वो है और उसे ही मर जाना चाहिए। ज़ेनजी उसे समझाने का काफी ट्राई करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे डैड तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं और मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे डैड सच में तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं और शायद उन्होंने ये बात तुमसे सामने से नहीं कही पर यही सच है।
नात्सु जिंता से कहती है कि तुम इसे जान से मार दो और अगली पल जिंता इस डीमन को जान से मार देता है, जिससे यहाँ पर चारों तरफ व्हाइट फॉग हो जाती है और नात्सु काफी रिलैक्स महसूस करती है। लेकिन भाई ये डीमन अब फिर से जिंदा हो जाता है। जिंता ये सोचता है कि अगर ये डीमन नात्सु की फीलिंग से बना होता तो ये कब का खत्म हो जाता। जिंता ये सोचता है कि बस फिर एक इंसान बचा है जो कि ये डीमन बन सकता है और वो है स्टोर ओनर की पुरानी वाइफ। और भाई कोइंसिडेंस तो ये है कि ये डीमन जिस बच्ची को लेने के लिए यहाँ पर आई होती है वो कोई और नहीं बल्कि सुजुने है। जिंता भी इस बात को समझ जाता है कि ये डीमन उसकी माँ है और वो उससे कहता है कि प्लीज आप सो जाइए और अगले पल वो उसे जान से मार देता है। जैसे ही ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं तो नात्सु और ज़ेंजी जिंता को थैंक्स कर रहे होते हैं क्योंकि जिंता ने इन दोनों की काफी हेल्प की है। पर जिंता जाने से पहले उनसे कहता है कि जो चीजें तुम्हें सामने दिखती हैं जरूरी नहीं है कि वो सच हो और कई बार इसका पता हमें काफी लंबे टाइम बाद लगता है। और वो इनसे ये कहकर जाता है कि नात्सु को अपने डैड से ये कहना चाहिए कि वो उनसे कितना ज्यादा प्यार करती है। अब ये दोनों उनसे पूछते हैं कि उन्हें जिंता पर इतना भरोसा क्यों था और वो ये कहते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर भरोसा होता ही है। लेकिन भाई ये सारी बातें इन दोनों के सर के ऊपर से जा रही होती हैं क्योंकि ये दोनों इस बात को नहीं जानते कि जिंता सच में इस स्टोर ओनर का बेटा है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंता एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आता है, जहाँ का ओनर उसे बताता है कि इस जगह पर काफी लंबे टाइम से काफी सारी सीरियल किलिंग चल रही है। पर जिंता उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो तो आराम से अपने खाने पर फोकस कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपने खाने को काफी जल्दी खत्म करता है और जैसे ही यहाँ से जा रहा होता है तो शॉप का ओनर उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि इस जगह पर जो भी सीरियल किलिंग चल रही है सभी लोगों का ये मानना है कि वो एक डीमन कर रहा है। और ये बंदा जिंता को ये सारा कुछ इसलिए बताता है क्योंकि उसे पता लग चुका है कि जिंता एक डीमन स्लेयर है। जो भी लोग यहाँ से गायब हुए हैं या मारे गए हैं उनकी बॉडी आज तक नहीं मिली। जिंता इस बंदे से ये पता करता है कि आखिरकार वो लोकेशन कहाँ पर है, पर उसकी बेटी जिंता को मना कर रही होती है कि वो जगह काफी खतरनाक है तो तुम वहाँ पर मत जाना। पर जिंता तो ऑलरेडी ही कसम खा चुका है कि उसे सारे डीमंस का सफाया करना है। सीन चेंज होता है और जिंता उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर उस डीमन के होने की अफवाहें हैं और वो यहाँ पर काफी लंबे टाइम तक वेट करता है पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अगले पल वो यहाँ पर एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनता है और जैसे वो आगे जाकर देखता है तो यहाँ पर काफी सारे लोगों की लाशें पड़ी होती हैं, यानी कि वो लोग मारे जा चुके हैं। जिंता को ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार उस लड़की की आवाज कहाँ से आई थी और अगले पल उसके ऊपर अटैक हो जाता है और जिंता इसको रोक लेता है। पर उसे समझ नहीं आता कि उसके ऊपर अटैक कौन कर रहा है क्योंकि उसके सामने कोई भी नहीं है जिसे वो देख पाए। तभी ये बात सामने आती है कि ये वाला डीमन काफी यूनिक है और इसके पास मिस्टर इंडिया जैसी पावर्स हैं, यानी कि ये इनविजिबल हो सकता है। जिंता भी अपनी डीमन वाली फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और इसे घायल करने में कामयाब हो जाता है। जिंता इससे कहता है तो तुम वही हो, वही सीरियल किलर। और ये सुनते ही वो डीमन जिंता के सामने आ जाता है। इससे पहले जिंता उसके ऊपर अटैक करता वो डीमन इससे कहता है कि मैं भी यहाँ पर इसलिए आया था ताकि मैं सीरियल किलर को ढूंढ पाऊँ और मुझे ऐसा लगा कि तुम ही वो सीरियल किलर होंगे और इसीलिए वो जिंता पर अटैक कर रहा था। पर अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि जिंता वो सीरियल किलर नहीं है, तो इसीलिए ये डीमन उसके सामने आ गया है। जिंता उससे ये पूछता है अगर तुम एक डीमन हो तो तुम एक दूसरे डीमन को ढूंढ क्यों रहे हो, और इसका जवाब देने के लिए वो डीमन जिंता को लेकर अपने घर आ जाता है। और भाई ये डीमन जिंता से काफी अच्छे से बात कर रहा होता है और वो ये कहता है कि कुछ डीमंस ऐसे होते हैं जो कि बड़े होकर ह्यूमंस की तरह रहना शुरू कर देते हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। और भाई सच में ये डीमन जिंता से काफी फ्रीली बात कर रहा होता है और साथ में वो ये कहता है कि मेरे पास एक ऐसी पावर है जिससे मैं इनविजिबल हो सकता हूँ और ये पावर काफी यूनिक है और इसलिए मुझे बाकी डीमन से काफी ऊपर माना जाता है। जिंता भी ये सोचकर काफी हैरान था कि मोसुके एक काफी सुपीरियर डीमन है और इसके पास इनविजिबिलिटी की पावर्स हैं, पर फिर भी ये इतना ताकतवर नहीं है कि ये दूसरे डीमंस को हरा पाए। मोसुके उससे कहता है कि मैं अपनी पावर्स की वजह से सुपीरियर हूँ, पर कुछ डीमंस ऐसे होते हैं जो कि सुपीरियर तो हैं पर उनके पास ज्यादा ताकत नहीं होती और मैं उन्हीं में से एक हूँ। जिसके बाद वो जिंता को उसे डीमन के बारे में बताना शुरू करता है कि वो लड़कों को मारकर लड़कियों को अपने साथ ले जाता है और मोसुके उसके बारे में इसलिए जानता है क्योंकि उसने उसकी वाइफ के साथ भी ऐसा ही किया है और वो उसे उठाकर ले गया है। मोसुके ये सारी बातें बताते हुए काफी इमोशनल हो रहा होता है। वो ये कहता है कि मेरी वाइफ काफी अच्छी थी और जब वो डीमन उसे लेकर गया उसके 1 महीने बाद मुझे उसकी बॉडी मिली और सच में उसने ये जानकर मुझसे प्यार किया कि मैं एक डीमन हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उस डीमन से बदला लूँ और उसे जान से मार दूँ मैं। और वो जिंता को भी इस बात के लिए मना कर रहा होता है कि वो इस मामले में ना पड़े क्योंकि वो अकेले ही इस डीमन को जान से मारना चाहता है। पर जिंता उससे कहता है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मुझे तो बीच में आना होगा। मोसुके उससे कहता है चलो एक काम करते हैं, हम दोनों ही मिलकर उस डीमन को जान से मारेंगे, पर आखिरी अटैक मैं उसके ऊपर करूंगा क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ही उसे जान से मारूं।
पर क्या तुम सच में किसी को मारने के लिए रेडी हो? मोसुके उससे कहता है, अरे हाँ, मैं उसे मारने के लिए एकदम रेडी हूँ, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। जिंता ने इसकी बातों को मान लिया था, जिसके बाद वो अलग अलग लोगों के पास जाते हैं और उस डीमन के बारे में पता करने का ट्राई करते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं लगता। और इतना वक्त बीत जाने के बाद भी वो डीमन इन दोनों के सामने नहीं आता। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोसुके पीते हुए जिंता से ये पूछता है, अरे मेरे दोस्त, तुम मुझे ये बताओ कि तुम डीमंस को मारना क्यों चाहते हो? मेरे पास इसके दो रीजंस हैं। पहला तो ये कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, और दूसरा मैं एक स्पेसिफिक डीमन को रोकना चाहता हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी और बदल दी। मोसुके उससे ये पूछता है, पर क्या तुम उस डीमन को माफ कर सकते हो जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? जिंता उससे कहता है कि मैंने इसके बारे में अभी सोचा नहीं है कि मैं उसे माफ करूंगा या फिर नहीं, और ये काम करने के लिए पहले मुझे काफी स्ट्रॉन्ग बनना है। और अब जिंता भी उससे पूछता है कि तुम इस डीमन को मारने के बाद क्या करोगे? मोसुके उससे कहता है कि मैं एक ऐसा डीमन था जिसे आम लाइफ जीना काफी पसंद था, पर उसने मेरी वाइफ को जान से मार दिया, तो मैं उस डीमन को जान से मारने के बाद दोबारा से इंसानों के बीच में छुप कर रहना शुरू कर दूंगा, ताकि मैं अपनी लाइफ को काफी पीसफुली जी पाऊं। और अब भाई जिंता दोबारा से उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है और वो ओफू की काफी तारीफें कर रहा होता है कि उसने ये खाना काफी अच्छा बनाया है। और इस रेस्टोरेंट के मालिक जिंता से ये कहते हैं, अरे सुनो, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगी? पर ओफू खुद ही इस चीज के लिए मना कर देती है। अरे डैड, आप ये क्या कर रहे हो? मुझे शादी नहीं करनी है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोसुके और जिंता दोबारा से उसी डीमन के बारे में पता कर रहे होते हैं। तभी जिंता ये देखता है कि सामने ओफू है और वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। मोसुके ये देखते ही यहाँ से कल्टी मार लेता है ताकि वो इन दोनों के बीच में न आए। अभी दोनों ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं, यानी कि फ्लावर्स की, बगीचों की, और ऐसे ही बात करते करते ये दोनों ओफू के घर के पास पहुंच जाते हैं। ओफू उससे पूछती है कि तुम इतने सैड क्यों हो और तुम्हारा चेहरा काफी निराश जैसा लग रहा है। जिंता उससे कहता है कि मेरी लाइफ में बस अब एक गोल है और मुझे उसे ही पूरा करना है, मेरा पूरा फोकस उसी के ऊपर है। ओफू उससे कहती है कि उसे इन सारी बातों को छोड़कर थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए। अभी दोनों ऐसी ही बातें करते हुए एक फ्लावर की दुकान पर आ जाते हैं, और जब ये दोनों इन फ्लावर्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं तभी जिंता को यूकी की याद आती है और वो उसे याद करते हुए स्माइल कर रहा होता है। ओफू उससे कहती है कि तुम्हें ऐसे ही स्माइल करते रहना चाहिए, तुम काफी अच्छे लगते हो। जिसके बाद जिंता उसे लेकर उसके घर आ जाता है और वो जाने से पहले उससे कहता है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा फ्लावर्स के बारे में बता सकता हूँ। और ये सुनते ही ओफू के मन में लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं। और भाई मोसुके भी दूर से खड़ा हुआ ये सारा कुछ देख रहा होता है। वो ये कहता है, लगता है सेटिंग हो ही गई। अब ये दोबारा से डीमन को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। तभी जिंता के पास एक लड़की आती है और अगले पल एक डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर जिंता उसे रोक लेता है। अब इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर ये डीमन जिंता पर अटैक नहीं करता, वो तो इसके पीछे है। पर मोसुके इसको आकर बचा लेता है। ये देखकर इस डीमन की काफी ज्यादा फट जाती है और वो यहाँ से भाग जाता है। मोसुके भी उसका पीछा कर रहा होता है ताकि ये उसे जान से मार पाए। और तभी अचानक जिंता ये देखता है कि जिस लड़की को उसने बचाया है ये कोई और नहीं है, ये वही है, यानी कि नात्सु, जिससे वो 3 साल बाद मिल रहा है। जिंता उससे ये पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। नात्सु उसे बताती है कि वो अपने डैड की हेल्प कर रही है और इसलिए वो यहाँ पर है, लेकिन वो ये सारा कुछ बताते हुए काफी अच्छे से स्माइल कर रही होती है। जिंता उससे कहता है, अरे वाह, तुम्हारी स्माइल तो काफी अच्छी है और तुम हंसते हुए काफी अच्छी लग रही हो। और तभी ज़ेंजी भी यहाँ पर आ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ये दोनों यहाँ पर खड़े हुए गुटरगू कर रहे हैं, पर जिंता उससे कहता है कि अब तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो मैं उस डीमन को ढूंढने के लिए यहाँ से जा सकता हूँ। ज़ेंजी उससे ऐसा कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि टेरामाजी में एक टेम्पल है जहाँ से रोज लड़कियों की चीखने की आवाजें आती हैं, और गांव वालों का ये मानना है कि वहाँ पर एक डीमन है। मोसुके अब भी इस डीमन के पीछे है और वो ये ट्राई कर रहा होता है कि वो किसी तरह इसे पकड़ ले, पर जैसे ही वो इस डीमन को देखता है तो उसे अपनी पत्नी की याद आती है, जिससे उसे काफी गुस्सा आ जाता है और ये उस डीमन का पीछा करते करते उसी टेम्पल में आ जाता है जिसके बारे में ज़ेंजी ने बताया था। मोसुके ये नोटिस करता है कि इसके अंदर एक डीमन है जो कि एक लड़की को खा रहा है। मोसुके उसके ऊपर अटैक करता है, पर इस डीमन ने उसके अटैक को पहले ही भांप लिया था और वो इसके ऊपर अटैक करके मोसुके को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। और इस लड़की को खाने के बाद वो डीमन यहाँ से निकल जाता है। अगली पल जिंता भी यहाँ पर आ जाता है। मोसुके उससे कहता है कि मैंने उस डीमन को यहाँ पर देखा और उसने उस लड़की को एक ही झटके में पूरा खा लिया, और मैं मरने से पहले ये चाहता हूँ कि तुम उसे मेरे बिहाफ पर मार दो। और तभी ये बात सामने आती है कि जिंता ने इस डीमन की पावर्स ले ली हैं, और इससे पहले वो जिस डीमन के साथ फाइट कर रहा था उसके पास ये पावर्स थी कि वो किसी की पावर्स को भी आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है, और अब ये पावर्स जिंता के पास आ चुकी हैं। और फिर हमें दोबारा से उसी डीमन को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को लेकर दोबारा से यहाँ पर आ चुका है और वो उसे खा रहा होता है। लेकिन भाई इस डीमन
के दिमाग में लड़कों को लेकर कुछ अलग ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये उन्हें जान से मार रहा होता है और ये खुद इस बात को नहीं जानता कि ये उन्हें जान से क्यों मार रहा है। पर ये डीमन एक बात काफी अच्छे से जानता है कि अगर उसे घर जाना है तो उसे लड़कियों को खाना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही वो दोबारा से इंसान बन सकता है और अपने घर जा सकता है। और तभी अचानक हमें देखते हैं कि जिंता यहाँ पर आते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका एक हाथ काट देता है। लेकिन भाई ये डीमन भी कम नहीं है, वो जिंता को देख नहीं पा रहा होता, पर फिर भी उसके ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स कर रहा होता है। जिंता ये समझ जाता है कि वो इसके सामने ऐसे फाइट नहीं कर पाएगा, तो वो इसके सामने आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी डीमन पावर्स को एक्टिवेट करके इसके ऊपर अटैक करता है और इसकी गर्दन को इसके धड़ से अलग कर देता है। जिंता उससे पूछता है, अगर तुमने सारे लड़कों को जान से मारा है और लड़कियों को यहाँ पर लाकर खाया है तो मोसुके की वाइफ जिंदा कैसे है? ये डीमन बार बार जिंता से कुछ कहने का ट्राई कर रहा होता है, पर जिंता को इसकी बातें समझ नहीं आती, जिसके बाद वो इसे एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे जिंता को सारी बातें समझ आनी शुरू हो जाती हैं कि ये डीमन कोई और नहीं बल्कि मोसुके की वाइफ है, जिसका कुछ लोगों ने फायदा उठाकर उसे जान से मार दिया था। लेकिन वो ये चाहती थी कि वो दोबारा से मोसुके से मिल पाए, लेकिन वो ऐसी हालत में अपने हस्बैंड के पास जा नहीं सकती थी, तो इसलिए उसने लड़कियों को मारना शुरू कर दिया ताकि वो दोबारा से एक इंसान बन जाए। और जब से ये डीमन बनी है, इसने अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल खो दिया है। और फिर हमें दोबारा से उसी रेस्टोरेंट के मालिक को दिखाया जाता है और वो ओफू से ये पूछते हैं, क्या तुम जानती हो कि जिंता कहाँ पर है? और वो ये कहती है कि उसने मुझसे ये कहा था कि इस जगह पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं और वो इन सभी को जान से मारना चाहता है। सीन चेंज होते ही हमें वो लोग दिखाए जाते हैं जिन्होंने मोसुके की वाइफ के साथ काफी बुरा किया था, और जिंता ये मेमोरी पहले ही देख चुका है, तो वो इन दोनों को एक ही झटके में जान से मार देता है, क्योंकि ये दोनों अब भी किसी और के साथ बुरा करना चाह रहे थे, लेकिन इससे पहले ही इन दोनों का पत्ता कट हो जाता है। और इस तरह जिंता ने मोसुके से जो वादा किया था वो पूरा हो चुका है, जिसके बाद वो अपने अगले सफर के लिए निकल जाता है। और फिर सीन चेंज होते ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि डीमन स्लेयर की तरह ही यहाँ पर एक बॉल से खेल रही होती है, और यहीं पास में हम एक बंदे को देखते हैं जो काफी निराश है। इसका नाम है सोगू और वो ओफू की दुकान में जा रहा है, पर जाते हुए उसकी टक्कर नात्सु से हो जाती है। अब दिन निकलते ही ये बंदा दोबारा से ओफू के रेस्टोरेंट में आ जाता है। उसके डैड इससे ये पूछते हैं, अरे बच्चे तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? और सोगू ये बताता है कि मैं अपने बड़े भाई को लेकर काफी चिंता में हूँ। वो उससे कहते हैं, पर तुम्हारा तो कोई भी बड़ा भाई नहीं है, तुम अपने घर में एक लौते हो। पर सोगू उनकी बातों पर यकीन नहीं करता, उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई न कोई पक्का बड़ा भाई भी है। और अब वो ओफू से भी इसी बारे में पता करता है कि तुम मेरे बड़े भाई को जानती हो, पर वो मना कर देती है। सोगू ये सुनते ही दोबारा से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके सिवा कोई भी उसके बड़े भाई के बारे में नहीं जानता और न ही किसी को उसके बड़े भाई याद हैं सिवाय उसके। ये देखकर ओफू और उसके डैड सोगू को जिंता के बारे में बताते हैं ताकि इसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। क्या वो कोई ऐसा बंदा है जो कि इविल स्पिरिट्स को जान से मारता है? और ये सुनते ही सोगू और उसके डैड काफी जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। अरे यार तुम तो काफी मजाकिया हो। और जब ये सारी बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जिंता भी यहाँ पर आ जाता है, और अब जिंता और ओफू काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और ये उसे काफी सारे फ्लावर्स के बारे में भी बताती है। और जैसे सोगू ये देखता है कि जिंता यहाँ पर आ चुका है तो वो उससे बात करने के लिए उसके सामने आ जाता है। वो ये कहता है, क्या तुम वही हो जो कि डीमंस को मारते हो? हाँ मैं वही हूँ, क्यों क्या हुआ? सोगू उसे सारा कुछ काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है, पर जिंता उसे कहता है, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम डीमन से रिलेटेड नहीं है तो मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। सोगू ये सुनते ही परेशान होकर यहाँ से चला जाता है। तभी ओफू और उसके डैड जिंता से कहते हैं कि प्लीज उसकी हेल्प कर दो, और वो उसे सारा माजरा समझाते हैं कि आखिरकार मैटर क्या है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंता की मुलाकात दोबारा से नात्सु से होती है। जिंता उससे पूछता है, और भाई लड़की ये बताओ कि तुम ज़ेंजी से शादी कब कर रही हो? मैंने उसे फ्रेंड जोन कर दिया है और मैं अपने डैड की बिजनेस में हेल्प करना चाहती हूँ, तो मुझे किसी मर्चेंट के घर में शादी करनी है, न कि उस टकले से। और जब वो यही सवाल जिंता से करती है तो वो ये कहता है कि मैं तो बस एक आजाद परिंदा हूँ और मुझे शादी करने की कोई भी नीड नहीं है। नात्सु उससे कहती है, तो चलो फिर हैप्पी लाइफ, और ये कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। इस तरफ सोगू दोबारा से अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। उसकी मॉम उससे कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम्हारा कोई भी बड़ा भाई नहीं है और मेरे बच्चे तुम्हें अपनी ड्यूटीज पर ध्यान देना चाहिए। पर सोगू उनसे कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि मेरे बड़े भाई हैं और जब मैं उन्हें ढूंढ लूंगा तो मैं अपनी सारी ड्यूटीज काफी अच्छे से करूंगा। जैसे ही वो यहाँ से भागता है तो उसे रास्ते में जिंता मिल जाता है जो कि उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो चुका था।
पर जिंता उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी तो हो चुका हूँ, पर तुम्हें मुझसे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि तुम मेरी हेल्प ले रहे हो और उससे सारा कुछ सही हो जाएगा। अभी दोनों फिर से ओफू के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सुगु उससे पूछता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड ये कहाँ से आई है और ये किससे बनी है। जिंता उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करता है कि वो कौन से गांव से है, और सुगु ये समझ जाता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। वैसे इस बंदे को स्वॉर्ड्स के बारे में जानना काफी पसंद है और वो जिंता से उसकी स्वॉर्ड का नाम पता करता है। जैसे जिंता उसे बताता है तो वो ये सुन के काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो ये समझ जाता है कि इस स्वॉर्ड को स्पेशली डीमंस को मारने के लिए ही बनाया गया है। तुम ये सारी बातें छोड़ दो और मुझे अपने भाई के बारे में बताओ। और ये अपने भाई के बारे में बताना शुरू करता है कि जब वो गायब हुआ था उससे पहले वो एक लड़की से मिलने के लिए गया था और उस जगह पर काफी सारे फ्लावर्स थे, पर सच बात तो ये है कि इसके भाई को ज्यादा फ्लावर्स पसंद नहीं थे, तो वहाँ पर फ्लावर्स का होना काफी अजीब है। जिंता उसे ये पूछता है क्या तुम्हें याद है कि वो फ्लावर्स कैसे थे। सुगु ये कहता है कि हाँ, मैंने उन फ्लावर्स को आज तक बचा कर रखा हुआ है क्योंकि उनकी स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग थी। अगले सीन में जिंता दोबारा से ओफू के रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ पर उसे नात्सु मिलती है और अभी सारे बैठे हुए सुगु के बारे में बातें कर रहे होते हैं, यानी कि उसके भाई के बारे में। और साथ में ये सारे ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि सुगु की जो फैमिली है वो एक सेनापति की फैमिली है, यानी कि वो इस पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। और उसने इस शॉप के ओनर को एक वेपन भी दिया होता है, जो कि ये जिंता को दे रहा होता है कि तुम इसे रख लो। और वो ये भी कहता है कि सुगु स्वॉर्ड्स को देखकर पागल सा हो जाता है, क्योंकि उसे स्वॉर्ड्स काफी अच्छी लगती हैं और इसीलिए उसकी माँ भी उसे काफी डांटती है। अब जिंता ओफू से ये पूछता है कि जिन फूलों की बात सुबु कर रहा था क्या वो डैफोडिल्स थे। वो ये कहती है कि हाँ, ये वही थे, जिससे वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंता सुगु के घर आ चुका है और उसकी माँ जिंता का काफी अच्छे से वेलकम करती हैं। जिसके बाद सुगु उसे लेकर अपने रूम में आ जाता है और वो ये दिखाता है कि वो फ्लावर्स कौन से हैं। जिंता ये समझ जाता है कि पक्का ये वही फ्लावर्स हैं, यानी कि डैफोडिल्स। देखो सुगु, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये फ्लावर्स वही हैं, यानी कि डैफोडिल्स, और ये फ्लावर्स वहीं उगते हैं जहाँ पर डीमंस होते हैं, यानी कि तुम्हारा भाई उस दिन एक डीमन से मिलने के लिए गया था। और एक बात तो साफ है कि वो डीमन तुम्हारे भाई को एक ऐसी जगह पर लेकर गई है जो इस दुनिया से काफी अलग है। जिंता उससे पूछता है क्या तुम मुझे अपने भाई का रूम दिखा सकते हो। और अब सुगु आगे आगे जा रहा होता है और जिंता इनविजिबल हो जाता है ताकि वो डीमन उसे देख ना पाए। और जैसे सुगु इस कमरे में एंट्री करता है तो यहाँ पर डैफोडिल की स्मेल काफी तेज होती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो ये देखता है कि उसके सामने एक छोटी सी बच्ची है जिसके माँ बाप आग में जलकर मारे जा चुके हैं और उसके पूरे गांव में भी आग लगी हुई है, पर अब भी यहाँ पर कुछ लोग जिंदा बच चुके हैं। और फिर हमें उसी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन बन चुकी है और उसने सारा कुछ खो दिया है, इसलिए वो काफी जोर जोर से रो रही होती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर इस लड़की का घर था वहीं पर सुगु की फैमिली आकर रहने लगती है और ये लड़की उन्हें देखकर काफी रो रही होती है क्योंकि उसे अपनी फैमिली की याद आ रही है। लेकिन तभी ये लड़की अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है जिससे वो अपने पास्ट में आ जाती है और सुगु भी उसके साथ उसके पास्ट में आ चुका है, यानी कि उसके बचपन में। फिर हमारी कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जिंता उसे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे वर्ल्ड में आ चुके हैं। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसके बड़े भाई साडा नागा की है और वो यहाँ पर इस छोटी सी बच्ची के लिए आया होता है जो कि उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, पर वो लड़की उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। पर साडा नागा उससे कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तुम यहाँ पर खुश नहीं हो और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ और मैं तुम्हें अपनी बच्ची की तरह पालूंगा, तो चलो मेरे साथ चलो। पर ये लड़की साडा नागा से साफ इनकार कर देती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। साडा नागा उससे कहता है तो ठीक है, मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा, और अगली पल वो यहाँ से गायब हो जाता है। सुगु ये देखता है भाई तुम कहाँ गए, और वो इस लड़की से अपने भाई के बारे में पता करता है। तुम ऐसा मत करो, ऐसा करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है। जिंता उससे कहता है अरे यार तुम खड़े हो जाओ, क्योंकि वैसे भी डीमंस की दुनिया में टाइम काफी जल्दी पास होता है। यानी कि ये सुगु को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसका भाई मारा जा चुका है और सुगु भी इस बात को समझ जाता है कि उसने अपने भाई को खो दिया है और अब वो दोबारा से लौट कर नहीं आएगा। अब ये लड़की बात करते करते सामने से गायब हो जाती है और ये दोनों भी अपने वर्ल्ड में आ चुके हैं। पर सुगु को ये बात अब भी समझ नहीं आती कि उसके भाई ने उस वर्ल्ड में रहने का फैसला क्यों किया। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुगु ने सारे के सारे पुराने रिकॉर्ड्स छान लिए होते हैं और उसे ये पता लगता है कि उस छोटी बच्ची की फैमिली 200 साल पहले ही मारी जा चुकी है। जिस घर में आज सुगु की फैमिली रह रही है उस घर में पहले इसी छोटी बच्ची की फैमिली रहा करती थी।
ये सारी कहानी जानने के बाद जिंता उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हारे कोई भी काम नहीं आ पाया, मुझे माफ करना। पर सुगु उससे कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है और मेरे बड़े भाई ऐसे ही थे, अगर वो किसी चीज को ठान लेते थे तो उसे पूरा करके ही मानते थे और मुझे अपने बड़े भाई पर पूरा भरोसा है कि इसके पीछे भी पक्का उनका कोई रीजन रहा होगा। ओफू ये सारी कहानी सुनने के बाद सुगु से कहती है कि मैं तुम्हारे बड़े भाई को जानती तो नहीं हूँ और न ही मुझे वो याद है, पर वो जो भी थे वो काफी अच्छे इंसान थे जिन्होंने एक बच्ची को बचाने के लिए अपनी पूरी जान कुर्बान कर दी। ये सुनने के बाद सुगु काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद जिंता ये कहता है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ। पर मुझे एक बात काफी परेशान कर रही है कि उस बच्ची ने सुगु के बड़े भाई को नाओमा कहा था और ये एक ऐसा नाम है जो कि उसकी फैमिली ही जानती है। मेरे ख्याल से साडा नागा उस बच्ची को अपनी फैमिली मानता होगा और इसलिए उसने उस बच्ची को अपना रियल नेम बता दिया होगा। पर जिंता को एक बात अब भी काफी खा रही होती है, जिसके बाद वो इस बंदे से ये पूछता है कि तुम्हें नाव का असली नाम कैसे पता, क्योंकि वो तो नाव की फैमिली का मेंबर भी नहीं है और वैसे भी सुगु की मॉम उसे सबके सामने नाव कहकर बुलाती है, तो तुम उसका असली नाम कैसे जानते हो। और इस बंदे के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता। जिंता ये कहता है कि डीमंस झूठ नहीं बोलते, बस वो सच को छुपाते हैं। जिसके बाद जिंता ये कहता है कि उस छोटी बच्ची ने ये भी कहा था कि अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, यानी कि सुगु का भाई उस वर्ल्ड से वापस आ चुका था। लेकिन जब वो उस वर्ल्ड से वापस आया तो वो काफी बूढ़ा हो चुका था, तो उसने एक खाने का रेस्टोरेंट खोला। लेकिन ये बंदा कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि डीमंस की दुनिया में टाइम काफी जल्दी पास होता है, तो इसलिए साडा नागा मारा जा चुका हो। पर जिंता ये कहता है पर मैंने उस बच्ची को देखा था, वो लास्ट में काफी स्माइल कर रही थी, यानी कि सारा कुछ सही है। और यहीं से ये सारी बातें क्लियर होनी शुरू हो जाती है, यानी कि ओफू के डैड ही सुगु के बड़े भाई हैं। पर जिंता उनसे पूछता है कि उन्होंने अपने छोटे भाई को अपनी असलियत क्यों नहीं बताई। ये बंदा भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो ही साडा नागा है। वो ये कहता है कि मैंने सारा कुछ पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या करना है और इसलिए वो दोबारा से अपनी फैमिली के पास नहीं जा पाया ताकि वो बच्ची अकेली न रह जाए। साडा नागा ये पहचान चुका था कि जिंता के अंदर से डिमोनिक ऑरा बाहर निकल रहा है, यानी कि वो भी एक डीमन है। जिंता उसे पूछता है तो आखिरकार वो बच्ची कहाँ पर है। साडा नागा ये कहता है कि ये रही मेरे पास में, यानी कि ओफू ही वो डीमन है। अब अगले सीन में हमें जिंता और उसके डैड को दिखाया जाता है और ये दोनों ही एक पेंटिंग को लेकर बातें कर रहे होते हैं और गांव वालों का ये मानना है कि इस पेंटिंग में एक कर्स है, यानी कि इसके साथ डीमन अटैच्ड है और जिस इंसान ने ये पेंटिंग बनाई होती है उसकी हालत भी काफी खराब हो चुकी है। तो जिंता के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में पता लगाना है कि आखिरकार इसके पीछे क्या राज है। वो ये सारा कुछ इसलिए कह रहे होते हैं कि अगर सच में इस पेंटिंग के साथ कोई डीमन जुड़ा हुआ है तो जिंता उसे जान से मार दे। फिर हमें ओफू के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे अब भी इसी पेंटिंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं और जिंता को ये पता लगता है कि जो भी इस पेंटिंग को खरीदता है वो इंसान मारा जाता है। ज़ेंजी भी इसी पेंटिंग के बारे में बातें कर रहा होता है, जिसके बाद वो दोनों ये ठान लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ज़ेंजी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ और मैं तुम्हें काफी सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दूंगा। ये बोलते ही ज़ेंजी एक दुकान के मालिक के पास आ जाता है और उससे उस इंसान के बारे में सारी डिटेल्स निकलवा लेता है जिसने इस पेंटिंग को बनाया था। जिंता को इस बात का पता लग चुका है कि आखिरकार वो इंसान कौन है, तो जिंता उससे मिलने के लिए चला जाता है और उससे इस पेंटिंग के कर्ज के बारे में पता करता है। पर वो इंसान ये कहता है मैं तो बस काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और इसलिए मैं बीमार हुआ हूँ और कोई भी बात नहीं है। जिसके बाद जिंता इस बंदे से उसी पेंटिंग के बारे में पता करता है कि वो पेंटिंग किसने बनवाई थी और ये बंदा उससे कहता है कि ये वाली पेंटिंग एक इंसान ने बनवाई थी जिसका नाम था मोटू हारू। और ये बात सुनते ही जिंता को काफी शॉक लगता है और उसे अपने पुराने डैड याद आ जाते हैं, यानी कि मोटू हारू। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंता और उसके डैड की आखिरी मुलाकात हुई थी। उसके डैड उससे कह रहे होते हैं कि मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया और जब मैं उससे पहली बार मिला था तो मुझे उससे नफरत थी, पर अब मुझे उससे काफी ज्यादा प्यार था। जिंता के डैड उससे कहते हैं कि वो शिरियायुकी का ध्यान रखे और ये बोलने के बाद वो गांव वालों को बचाने के लिए यहाँ से चले जाते हैं और पूरे गांव में चारों तरफ आग ही आग लग रही होती है। फिर हमारी कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर जिंता उससे कहता है कि वो इंसान मेरे डैड थे। ये सुनते ही वो बूढ़ा इंसान काफी खुश हो जाता है और ये कहता है चलो मैं भी तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी दोबारा से पास्ट में आती है जहाँ पर ये बूढ़ा इंसान पहली बार इस टाउन में रहने के लिए आया होता है और वो ये चाहता है कि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा पेंटर बने। और तभी उसकी मुलाकात मोटू हारू से होती है जो कि इस जगह
पर एक लेटर देने के लिए आए होते हैं और ये पहली बार था कि जब इस इंसान की मुलाकात मोटोहारू से होती है। अब ये बूढ़ा इंसान जिंता से ये कहता है कि चलो तुम इस पेंटिंग को देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। जिंता उसे देखकर ये बताता है कि इस पेंटिंग को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये पेंटिंग कदुमो विलेज और सुकीहिमे से रिलेटेड है। हाँ, तुमने एकदम सच कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब ये बूढ़ा आदमी ये बताता है कि इस पेंटिंग को तब बनाया गया था जब मोटोहारू ने मुझसे कहा था कि वो सुकीहिमे से काफी ज्यादा प्यार करता है और उसी के प्यार में उसने ये पेंटिंग बनवाई थी। पर मैंने आज तक सुकीहिमे को कभी भी नहीं देखा। पर हाँ, तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा था कि वो लड़की बिल्कुल हमारे घर के ओनर की तरह लगती है। साथ में वो ये कहता है तो इसीलिए तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा था कि मैं इसे देखकर पेंटिंग बना सकता हूँ और ये भी उसी विलेज से है जहाँ से तुम्हारे डैड हैं। जिंता को भी ये सारी कहानी समझ आनी शुरू हो जाती है और वो ये समझ जाता है कि ये वाली पेंटिंग कदुनो विलेज की सुकीहिमे से जुड़ी हुई है। लेकिन अब भी एक बात जिंता के दिमाग में खटक रही होती है कि आखिरकार इस पेंटिंग को डीमन पेंटिंग कहा क्यों जाता है। ये बूढ़ा आदमी उससे कहता है तुम्हारे जो डैड थे यानी कि मोटोहारू वो सुकीहिमे को डीमन कहकर बुलाते थे और तभी से इस पेंटिंग को भी डीमन पेंटिंग कहा जाता है। ये अंकल इस बात का भी खुलासा करते हैं कि उन्होंने सभी को ये बताया हुआ है कि ये पेंटिंग एक डीमन पेंटिंग है, तो सभी को ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई कर्स है या फिर इससे कोई डीमन जुड़ा हुआ है। पर सच बात तो ये है कि इस पेंटिंग को जिंता के डैड ने बनवाया था, जिन्होंने जिंता को अडॉप्ट किया था और वो अपनी वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करते थे। और यही सारी कहानी है। सीन चेंज होते ही हम ये देखते हैं कि जिंता अपने डैड के पास आ जाता है और वो उन्हें सारी कहानी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है और वो ये कहता है कि इस पेंटिंग के बारे में जो भी रूमर्स हैं वो सारे के सारे फेक हैं और उसके डैड भी इस बात को मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंता एक डीमन का इंतजार कर रहा होता है और जैसी डीमन यहाँ पर आती है तो वो जिंता से कहती है कि प्लीज तुम मुझे खरीद लो। पर जिंता उससे कहता है अरे चल चल, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खुद खाली हूँ। ये सुनते ही उस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिंता पर अटैक करना शुरू कर देती है और जिंता के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो इसे जान से मार दे। और अगले पल हम ये देखते हैं कि जिंता ने उसे जान से मार दिया है, यानी कि इस डीमन का पत्ता कट हो चुका है। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो जिंता को पैसे देती है क्योंकि इसी लड़की ने जिंता से कहा था कि वो इस डीमन को जान से मार दे और साथ में वो ये बताती है कि इस बच्ची के साथ काफी बुरा हुआ था और इसीलिए ये एक डीमन बन गई थी। और जिस दिन ये एक डीमन बनी उसी दिन से इसने इस चेरी ब्लॉसम के नीचे काफी सारे इंसानों को मारना शुरू कर दिया। पर आज तुमने इसे मारकर इसे मुक्ति दे दी है। लेकिन भाई जिंता के जाने से पहले ये लड़की उससे कहती है अगर किसी दिन मैं भी ऐसे ही डीमन बन जाती हूँ तो प्लीज तुम मुझे भी जान से मार देना। पर जिंता उससे कहता है कि मैं बिना पैसों के कोई भी काम नहीं करता। यहीं से हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम ओफू और नात्सु को देखते हैं जो कि एक फेस्टिवल में आई हुई है और ये दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा मस्ती कर रही होती हैं। तभी नात्सु को एक फ्लावर दिखता है। ओफू उससे कहती है कि ये फ्लावर डीमन से कनेक्टेड है, पर नात्सु उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वो उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम है अकित्सु और वो ओफू को आवाज लगा रहा होता है, पर नात्सु को इसका नाम काफी अजीब लगता है। अकित्सु ये कैसा नाम है? क्योंकि ये नाम इतिहास में एक ऐसे इंसान का था जो अपने क्राफ्ट को लेकर काफी मशहूर था और अब ये नाम इस छपरी का है। लेकिन भाई नात्सु अब भी इस नाम से काफी चिढ़ रही होती है क्योंकि वो एक मर्चेंट की बेटी है, तो वो ऐसा नहीं चाहती कि इतने बड़े इंसान का नाम ऐसे कोई छपरी रखे। पर कुछ टाइम के बाद नात्सु को इस इंसान की कुछ बनाई हुई चीजें पसंद आनी शुरू हो जाती हैं। अकित्सु उसे कहता है कि ये देखो ये चीजें लवर्स के लिए हैं। नात्सु ये सुनते ही काफी शर्मा जाती है पर वो इन्हें लेने से साफ इनकार कर देती है। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अकित्सु उससे कहता है तो चलो एक काम करते हैं, तुम ये पेंडेंट रख लो और साथ में ये हेयर पिन भी जिसे ओरिजिनल अकित्सु ने बनाया है ना कि मैंने। ये सारी चीजें मिलते ही नात्सु के चेहरे पर एक अलग सी ही स्माइल आ जाती है, यानी कि वो काफी खुश है। सीन चेंज होते ही हम एक डीमन को देखते हैं। जिंता उससे उसका नाम पूछता है और अगली पल इस डीमन को जान से मार देता है। तभी वो इंसान सामने आता है जिसने जिंता को ये काम दिया था और वो उसे सारे पैसे दे देता है। तभी अचानक ये बात सामने आती है कि जिंता को इस डीमन के बारे में उसी लड़की ने बताया था, यानी कि हार्लॉट ने। लेकिन भाई जिंता अपना काम खत्म होते ही हार्लॉट को भी उसका हिस्सा दे देता है। वो ये कहती है कि इस गांव में आसपास ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो कि डीमंस को जान से मारता है और हाँ वो किसी तरह का स्पिरिट मीडियम है जो कि शिकिगामी को कंट्रोल कर सकता है, तो तुम उससे बचकर रहना। अब अगले सीन में जिंता दोबारा से ओफू के रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पर ओफू उससे कहती है कि वो देखो नात्सु काफी अजीब सा बिहेव कर रही है और भाई नात्सु जिंता को देखते ही उससे कहती है कि तुम मेरे बड़े भाई हो। ओफू जिंता को ये समझाती है कि जब से इसने ये हेयर पिन पहना है ये तब से ही ऐसी हो गई है।
पर जिंता इस बात को जान चुका है कि अगर वो इस हेयर पिन को बाहर भी निकाल देता है तब भी नात्सु सही नहीं होगी और वो जिंता को गले से लगा लेती है। और तभी एंट्री होती है ज़ेंजी की, जो कि नात्सु को ऐसा देखकर उसे जिंता से दूर कर रहा होता है। ये तुम क्या कर रही हो, इससे दूर रहो, हट जाओ बदतमीज, मुझे परेशान मत करो। ये सारे बैठकर इस बारे में बातें कर रहे होते हैं कि नात्सु ऐसा क्यों कर रही है। तभी ओफू ये बताती है कि ये सारा कुछ उस हेयर पिन की वजह से हो रहा है जो कि उसने अकित्सु से खरीदी थी। और ये नाम सुनते ही ज़ेंजी काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो इंसान काफी पहले मारा जा चुका है। ज़ेंजी को ऐसा लगता है कि पक्का वो इंसान एक डीमन हो सकता है, पर ओफू के फादर इस चीज के लिए मना करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जिंता को भी उसके ऊपर थोड़ा सा शक होना शुरू हो जाता है कि शायद से वो इंसान एक डीमन हो सकता है। जिंता जैसे ही खड़ा होता है तो नात्सु उसे पकड़ लेती है। वो ये कहती है कि मैं काफी लंबे टाइम से अपने बड़े भाई से मिलना चाहती थी और आज आप मेरे सामने हो तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी, प्लीज मेरे साथ रहो। और भाई ये सुनते ही जिंता के अंदर का बिग ब्रो जाग जाता है और वो उसे काफी प्यार से समझाता है कि तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं वापस जरूर आऊंगा, मेरा वेट करना। ये बोलते ही जिंता अकित्सु को ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर उसे अकित्सु के बारे में कहीं पर भी कोई सुराग नहीं मिलता। और साथ में वो नात्सु को भी याद करता है, जिससे उसे उसकी बहन भी याद आ रही होती है, यानी कि सुजुने, जो अब एक डीमन बन चुकी है। पर कुछ टाइम के बाद अकित्सु खुद ही जिंता से मिलने के लिए उसके पास आ जाता है और वो ये पूछता है कि तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे हो। जिंता ये बात सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाता है कि अकित्सु ये बात पहले से ही जानता है कि जिंता एक डीमन है और ये वही इंसान है जो कि डीमंस को मारने के लिए स्पिरिट मीडियम का इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद अकित्सु अपने शिकिगामी को यहाँ पर समन कर लेता है और वो जिंता को ये बताता है कि वो अकित्सु की थर्ड जनरेशन है। और ये बोलते ही उसके शिकिगामी जिंता पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और जिंता उनमें से एक शिकिगामी को काट देता है। पर ऐसा होने के बाद भी ये शिकिगामी दोबारा से रीजनरेट कर रहे होते हैं। जिंता उन्हें बार बार मारने का ट्राई करता है पर इनके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता। जिंता ये सोचता है कि वो अपनी इनविजिबल होने वाली पावर का इस्तेमाल कर सकता है और वो दोबारा से इन शिकिगामी को काटना शुरू कर देता है। लेकिन भाई अब भी ये सारे के सारे शिकिगामी जिंता को काफी आसानी से डिटेक्ट कर पा रहे होते हैं, यानी कि उसकी ये पावर भी काम नहीं आती। जिंता फुल स्पीड में भागते हुए जाता है और वो अकित्सु के एक जोरदार मुक्का मारकर उसे बीच में से फाड़ देता है। लेकिन तभी ये बात सामने आती है कि ये तो बस अकित्सु की शैडो है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखकर सारे के सारे शिकिगामी जिंता पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अकित्सु को ऐसा लगता है कि वो इस फाइट को जीत चुका है, पर अगली पल हम ये देखते हैं कि जिंता का एक हार्ट डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और साथ में वो इन सारे के सारे शिकिगामीज की पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे ही वो अकित्सु को घेर लेता है, यानी कि वो उल्टा फंस चुका है। अब जिंता उसे कहता है कि जल्दी से अपना मुंह खोलो, लेकिन अकित्सु उसे कुछ भी बताने से इनकार कर रहा होता है। लेकिन भाई जिंता उसके सामने दो ऑप्शंस रखता है और वो ये कहता है या तो मैं तुम्हारी मेमोरीज में जाकर खुद ही सारा कुछ देख लूंगा या फिर तुम खुद ही मुझे सारा कुछ सच बता दो। और भाई अकित्सु दूसरे ऑप्शन को चूज करता है और वो अपनी सारी की सारी डॉल्स को इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। जिंता उसे पूछता है कि ये सारी डॉल्स कैसी हैं। अकित्सु उसे बताता है कि मैं इन सारी डॉल्स का इस्तेमाल करता हूँ जिनके अंदर इमोशंस भरे हुए हैं और वैसे भी डीमंस इमोशन से ही बनते हैं, तो इसीलिए मैं इन ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करता हूँ। जिंता उससे पूछता है पर क्या तुम्हारी फैमिली डीमन हंटर से बिलोंग करती है। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। अकित्सु उसके सामने ये कहता है कि मैंने ये चीज इनहेरिट नहीं की है, मैंने बस इसे सीखा है अकित्सु के स्टूडेंट से, यानी कि मैं उनके स्टूडेंट का एक स्टूडेंट हूँ, यानी कि उनकी थर्ड जनरेशन। और जो वो पहला वाला अकित्सु था वो तो काफी मासूम था, उसने अपनी चीजों को काफी प्यार से बनाया था और इतना प्यार देखकर उन चीजों के अंदर आत्माएं आ गई थी। और वो ये कहता है कि सच कहूँ तो यही से इस टेक्निक का जन्म हुआ है जहाँ से इन चीजों में आत्माओं को डाला जा सकता है। जिंता भी इन सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके बाद वो अकित्सु से ये पूछता है कि तुम मुझे उस हेयर पिन के बारे में बताओ जिससे नात्सु ऐसी हुई है। ओह अच्छा वो चीज, चलो मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। सीन चेंज होते ही जिंता नात्सु के पास आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ क्योंकि मैं सुजुने को बचा नहीं पाया था और न ही मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन नात्सु उससे कहती है कि हम दोनों सिबलिंग्स हैं, भले ही हमारे बीच काफी दिक्कतें आ जाए पर हमारा ये बॉन्ड टूटेगा नहीं और मैं ये जानती हूँ कि तुम भी एक दिन एक ऐसा रास्ता ढूंढ लोगे जिससे तुम सुजुने को वापस ला सकते हो और तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा। अब ये सारी बातें होने के बाद जिंता उसे वही टूल देता है जो कि उसे ओफू के डैड ने दिया था और ये सारा प्लान अकित्सु का होता है जिससे नात्सु सही हो सकती है। नात्सु इसे देखकर काफी खुश होती है और वो इस टूल को अपनी हेयर पिन के साथ मिला लेती है जिससे ये दोनों ही चीजें काफी ग्लो करती हैं और एक बर्ड में कन्वर्ट होकर यहाँ से उड़ जाती हैं। जिंता ये समझ जाता है कि नात्सु पहले की तरह हो चुकी है, यानी कि एकदम चंगी भली।
आकित्सु उसे ये समझाता है कि कैसे उस टूल ने और साथ में उस हेयर पिन ने काम किया। वो दोनों ही एक फैमिली थे। वो टूल एक बॉय था और वो हेयर पिन एक लड़की, और वो दोनों ही बहन भाई बनकर यहाँ से उड़ गए। और सच बात तो ये है कि वो दोनों ही टूल एक इंसान ने बनाए थे, यानी कि पहले वाले आकित्सु ने। जिंता के दिमाग में ये सारी चीजें धीरे धीरे करके पड़नी शुरू हो जाती हैं, पर वो ये पूछता है पर ये दोनों ही चीजें इमोशन बनकर कहाँ गईं? आकित्सु उससे कहता है कि उसी जगह जहाँ पर इन्हें जाना सबसे अच्छा लगता है। और जैसे आकित्सु यहाँ से जा रहा होता है तो जिंता उससे पूछता है कि तुम मुझे जान से नहीं मारोगे, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देता है। तुम मुझे एक बुरे डीमन नहीं लगते तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब अगली सुबह हम ये देखते हैं कि सारा कुछ नॉर्मल हो चुका है, पर नात्सु को अब भी वो सारी बातें याद होती हैं, जिससे वो काफी शर्मा रही है। जेंजी उसे परेशान करता है तो नात्सु को काफी गुस्सा आ जाता है। अभी वो टकले चुप हो जा वरना मैं तेरा गंजा फोड़ दूंगी। लेकिन वो इस बात को लेकर काफी चिंता में है कि वो जिंता का सामना कैसे करेगी। इस तरफ जिंता हार्लॉर्ड से मिलता है जो कि उसे नए काम के बारे में बताती है, और तभी जिंता को उसी बर्ड की आवाज सुनाई देती है और वो ये समझ जाता है कि आखिरकार इस बर्ड की असली जगह कहाँ पर है। फिर हमें मॉडर्न एरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियाका अपनी मॉम के साथ इस श्राइन में सफाई कर रही होती है और वो उनसे पूछती है पर मुझे मीको क्यों बनाया गया है, और वो ये बताती हैं कि हर लड़की को एक दिन मीको बनना पड़ता है क्योंकि इस श्राइन की 2 शर्तें हैं, यानी कि 2 रूल्स हैं कि जो भी लड़की इस श्राइन में पैदा होती है उसके नाम में रात का जिक्र होना चाहिए, और दूसरी कि उसे मीको बनना पड़ता है। और यही यहाँ की परंपराएं हैं जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी जिंता भी यहाँ पर आ जाता है जो कि मियाका से मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, और उसे ये पता लगता है कि इस जगह पर उन्हें सुकीहिमी कहा जाता है। और ये सुनते ही जिंता की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इस श्राइन का नाम है जिंता श्राइन, और ये नाम कडोनो विलेज के चीफ ने ही रखा होता है ताकि अगर जिंता कभी यहाँ पर जाता है तो उसे बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस हो। कहानी चेंज होती है और हम ये देखते हैं कि जिंता और मियाका दोनों ही एक स्कूल में हैं, बल्कि दोनों एक क्लास में भी हैं। अब अगली सुबह हमें जिंता का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर एक प्ले चल रहा है, और ये एक लव स्टोरी है जो कि हार्लॉर्ड के बारे में है। और इस तरफ काफी तेज बारिश हो रही है। सुगु इससे बचने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है। तभी यहाँ पर हार्लॉर्ड की एंट्री हो जाती है जो कि काफी सुंदर है, और सुगु उसे बार बार देख रहा होता है। लेकिन तभी हार्लॉर्ड उसे पकड़ लेती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, प्लीज। हार्लॉर्ड हंसते हुए उसे माफ कर देती है, पर जैसी वो यहाँ से जा रही होती है तभी सुगु को अपने बड़े भाई की परछाई नजर आती है। हार्लॉर्ड भी इसे देखकर काफी डर गई थी। अब ये जिंता से मिलने के लिए उसके पास आता है, पर जिंता उससे कहता है कि मुझे एक और ऐसी जगह के बारे में पता लगा है जहाँ पर डीमंस के होने का खतरा है, और ये वही जगह होती है जहाँ पर सुगु की मुलाकात हार्लॉर्ड से हुई होती है। ये छपरी दोबारा से हार्लॉर्ड से मिलने के लिए उसी जगह पर आ जाता है। हार्लॉर्ड भी यहाँ पर आ चुकी है। सुगु उससे पूछता है तुम उस परछाई से डर क्यों गई थी? हार्लॉर्ड उससे कहती है कि मैंने उस परछाई में कोई अपना देखा था और मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ भी बता नहीं सकती। वैसे मैं तुमसे मिलने के लिए ही दोबारा यहाँ पर आया हूँ। हार्लॉर्ड ये सुनते ही काफी खुश हो जाती है, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उन दोनों को दोबारा से वही परछाई यहाँ पर नजर आती है। सुगु ये सोचता है कि ये परछाई उसके बड़े भाई की है, पर हार्लॉर्ड को तो सामने कुछ और ही नजर आ रहा होता है और वो दोबारा से डरने लगती है। अब जिंता दोबारा से ओफू के रेस्टोरेंट में आ गया था और वो इस बात को लेकर काफी टेंशन में होता है कि वो उस डीमन को पकड़ नहीं पा रहा है, और असल में वो डीमन बारिश में ही आता है और ऐसे में उसे पकड़ना काफी मुश्किल है। अब यहाँ पर सारी की सारी मुंडेर इकट्ठी हो चुकी होती है। सुगु उनसे कहता है कि मैं हार्लॉर्ड को काफी पसंद करता हूँ और वो मुझे काफी अच्छी लगती है। लेकिन तभी नात्सु उससे कहती है कि तुम्हारी और उसके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है, तो उसे भूल जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और तभी ज़ेंजी उससे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हार्लॉर्ड के ऊपर काफी सारे गुंडे अटैक कर देंगे और तुम जाकर उसे बचा लेना, और ऐसे तुम उसकी नजरों में हीरो बन जाओगी और वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। नात्सु उससे कहती है ये गंजा फिर बोला। जिंता उससे पूछता है पर तुम गुंडे कहाँ से लाओगे, और वो ये कहता है कि प्लीज तुम गुंडे बन जाओ। लेकिन भाई इसके लिए ओफू और नात्सु दोनों ही मना कर देती हैं। अरे यार तुम ये सारी बातें भूल जाओ, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ कि तुम्हें हार्लॉर्ड के साथ धीरे धीरे बातें करनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता बातों को आगे बढ़ाना चाहिए, और इससे ही तुम दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन सकता है। कैसा लगा मेरा आइडिया? अब ये बात सुनते ही सुगु के दिल में लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं और वो ये कहता है कि मैं हार्लॉर्ड से मिलने के लिए एकदम रेडी हूँ। पर जिंता अब भी एक बात को लेकर पूरी तरह से क्लियर नहीं होता
कि जब जब सुगु और हार्लॉट मिलते हैं तब तब बारिश होती है और जब वो उस डीमन का पीछा कर रहा होता है तब भी बारिश होती है। पर ओफो के हिसाब से पिछले 2 दिनों में कभी भी बारिश नहीं हुई है। हार्लॉट भी सुगु से मिलने के लिए दोबारा से उस जगह पर आ जाती है पर सुगु यहाँ पर नहीं होता, जिसके बाद वो अपने बड़े भाई के बारे में याद करना शुरू कर देती है जिसने उसे एक हेयर पिन दी होती है। अगली पल यहाँ पर काफी तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और साथ में बारिश भी हो रही होती है। हार्लॉट को दोबारा से वही परछाई अपने सामने नजर आती है। उसको ऐसा लगता है कि ये उसके बड़े भाई हैं और वो उनसे मिलने के लिए आगे जा रही होती है, लेकिन तभी सुगु यहाँ पर आ जाता है और वो उसे रोक लेता है। तुम ये क्या कर रही हो, वहाँ पर कोई भी नहीं है। जैसे वो होश में आती है तो उसे भी इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके बड़े भाई काफी पहले मर चुके हैं, तो ये वो नहीं हो सकते। सुगु इस डीमन से फाइट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और वो इसके ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू करता है, पर इससे इस डीमन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर भाई ऐसे कैसे? जैसे यहाँ पर जिंता की एंट्री होती है तो वो इसके ऊपर एक जोरदार स्लैश करता है जिससे ये डीमन मारा जाता है और यहाँ पर सारी बारिश शांत हो जाती है। ये सारा कुछ देखकर हार्लॉट को ऐसा लगता है कि सुगु ने ही उस डीमन को जान से मारा है और सुगु उसे सारा कुछ बताने वाला होता है, पर जिंता उससे कहता है कि तुम शांत हो जाओ। और तभी ये बात सामने आती है कि जिंता हार्लॉट को पहले से ही जानता है। जिंता उनसे कहता है कि जो डीमन अभी मरा है वो कोई डीमन नहीं था, वो बस एक पछतावा था। और जब कोई इंसान मारा जाता है पर उसका कोई पछतावा इस दुनिया में रह जाता है तो वो पछतावा एक हार्ड फॉर्म ले लेता है। और जब भी कोई इंसान उसकी फिजिकल फॉर्म को देखता है तो उसे अपना पछतावा याद आता है। इन दोनों को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि वो सामने जिस परछाई को देख रहे थे उसके अंदर बस उन्हें अपना पछतावा ही नजर आ रहा था। और इसी के साथ ये प्ले यहीं पर खत्म हो जाता है। मियाका इस प्ले को देखते हुए सो गई थी तो उसकी फ्रेंड उसे उठा देती है। अरे ओए छोरी उठ जाओ। क्लासरूम में आने के बाद मियाका और उसके दोस्त उसी प्ले के बारे में रिपोर्ट्स बना रही होती हैं और तभी जिन्या उनसे कहता है कि लास्ट में हार्लॉट और सुगु ने शादी कर ली और इससे वो काफी खुश होती हैं। मियाका को इस प्ले में काफी इंटरेस्ट आ रहा होता है और जिन्या भी इस प्ले को दोबारा से देखना चाहता है क्योंकि इसमें जिन्या को काफी अलग तरीके से दिखाया गया है। फिर हमारी कहानी दोबारा से पास्ट में आ जाती है जहाँ पर जिंता ने काफी सारे डीमंस को जान से मार दिया है और वो अपने घर आ चुका है। तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि उसका नेबर दारू पी रहा है और उसकी बेटी उसे ऐसा करने से रोक रही है। ओफू जिंता को लेकर मार्केट में आ जाती है जहाँ पर जिंता को एक ऐसी शराब के बारे में पता लगता है जो काफी ज्यादा फेमस हो रही है और वो काफी रेयर भी है। यहाँ पर जेंजी ने एक काफी धमाकेदार पार्टी रखी हुई है क्योंकि वो नात्सु की दुकान का हेड क्लर्क बन चुका है और वो इससे काफी खुश है। नात्सु उससे कहती है ये टकला कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा है। तभी ओफू उसे जिंता की लाई हुई शराब ऑफर करती है, लेकिन जैसे जेंजी इसे ट्राई करता है तो वो इसे पटाख से बाहर फेंक देता है। अबे ओए कितना बकवास टेस्ट है। अब जिंता और सुगु भी इसे पीने का ट्राई करते हैं तो उन्हें भी ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसका टेस्ट काफी अजीब होता है। जेंजी कहता है पर नात्सु के डैड तो इसे रोज ही पी रहे हैं और उन्हें ये काफी अच्छी भी लग रही है। जिंता इसे देखता है और वो ये सोचता है कि पक्का इसके अंदर कोई न कोई दिक्कत है। अब अगले सीन में जिंता इसके बारे में पता करने के लिए हार्लॉट के पास आता है और वो उससे पूछता है क्या तुम इसके बारे में जानती हो जो अभी चल रहा है। हार्लॉट उससे कहती है अरे हाँ मैं उसके बारे में जानती हूँ। जिंता उससे कहता है कि तुम इसके बारे में पता करो पर अपना ध्यान रखना वरना सुगु मुझे जान से मार देगा। नात्सु उसे ढूंढते हुए उसके घर तक आ जाती है पर वो ये देखती है कि जिंता के नेबर्स काफी लड़ रहे हैं और उसकी छोटी बच्ची अपने डैड को शराब पीने से मना कर रही है और इसलिए यहाँ पर काफी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब जिंता से बात करते हुए नात्सु उससे कहती है कि जेंजी भी काफी अजीब सा बिहेव कर रहा है जब से उसने वो ड्रिंक करनी शुरू की है तो वो काम पर भी नहीं आ रहा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी बॉडीगार्ड बनो ताकि मैं उसे जाकर समझा सकूं। जिंता नात्सु की बातों को मानकर उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और अब ये दोनों बार में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें जेंजी को समझाना है। नात्सु उसे समझाने का काफी ट्राई कर रही होती है पर वो ये कहता है अबे ओए लड़की साइड हो जा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। ये सुनते ही जिंता जेंजी के सामने आ जाता है पर जैसे जेंजी उसके ऊपर अटैक करता है तो जिंता को उसे बेहोश करना पड़ता है और उसे ये पता लगता है कि जेंजी भी वही शराब पी रहा है जो यहाँ पर काफी फेमस है। अब यहाँ पर जितने भी पियक्कड़ होते हैं वो सारे के सारे जिंता पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और जिंता उन सभी को एक एक करके ठिकाने लगा रहा होता है। अब एक बंदा नात्सु पर चाकू से अटैक करने वाला होता है पर तभी एक चीज उसको रोक लेती है। अगले पल हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे पियक्कड़ बेहोश हो चुके हैं और इसके पीछे एक ही बंदे का हाथ हो सकता है और वो है आकित्सु। जेंजी आराम से घोड़ी बेचकर सो रहा होता है और जैसे उसका सारा नशा उतरता है तो वो नात्सु से माफी मांगना शुरू कर देता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने सारा कुछ नशे में किया।
पर नात्सु भी उसे माफ कर देती है क्योंकि वो ये जानती है कि ज़ेंजी उसकी काफी ज्यादा इज्जत करता है। और लो भाई, नात्सु के डैड भी यहाँ पर आ चुके हैं जो कि उससे कहते हैं, अभी ओए मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, सुधर जाओ वरना मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। सीन चेंज होते ही हम ये देखते हैं कि आकित्सु जिंता को ये बता रहा होता है कि इस चीज की वजह से क्योटो में काफी हंगामे हो रहे हैं और साथ में एडो में भी, क्योंकि ये शराब एडो से ही यहाँ पर आई है और इसीलिए वो भी इसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया है। आकित्सु ये कहता है कि ये शराब काफी खतरनाक है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को जान से मार रहे हैं और पागल हो रहे हैं। जिसके बाद ये दोनों इस वर्ल्ड फेमस दारू की बाटली के बारे में पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। आकित्सु उससे कहता है कि मैंने इसके बीच में एक लड़की के भी बारे में सुना है पर मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और मैं उसके बारे में अभी ज्यादा नहीं जानता। लेकिन जैसे ये दोनों इस ठेके पर आते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ का ऑनर मारा जा चुका है और यहाँ से दारू की सारी बाटली भी गायब है। और तभी अचानक इन्हें यहाँ पर किसी डीमन के होने का एहसास होता है जिसे ये दोनों एक ही झटके में खत्म कर देते हैं। और अब इन्हें इस बात पर यकीन होना शुरू हो जाता है कि इसके पीछे पक्का कोई न कोई डीमन है जो कि ये सारा कुछ कर रहा है। अब ये दोनों इसी बारे में डिस्कस करने के लिए ओफू के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर कुछ बंदे दारू के नशे में ओफू को छेड़ रहे होते हैं। तभी जिंता उनके सामने आ जाता है और उन दोनों को ही बेहोश कर देता है। पर अब ये दोनों बंदे बेहोश नहीं होते और दोबारा से खड़े हो जाते हैं। लेकिन भाई आकित्सु अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को ये इल्यूजन करवाता है कि जिंता इन दोनों से डरकर यहाँ से भाग चुका है और वो दोनों भी उसका पीछा करते हैं। नात्सु जिंता को ये बताती है कि ज़ेंजी पहले के मुकाबले सही हो चुका है और वो अपने काम में काफी ज्यादा मेहनत भी कर रहा है। लेकिन वो जाने से पहले कहती है कि मुझे अपने डैड के लिए एक दारू की बाटली चाहिए। जिंता उससे कहता है कि तुम ऐसा मत करो और अपने डैड को भी वो फेमस दारू पीने से रोको। नात्सु उसकी बातें मान लेती है और वो यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद ये दोनों हार्लॉर्ड के पास आ जाते हैं और वो इन्हें ये बताती है कि मुझे उस दारू के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगा है पर मैं ये जानती हूँ कि एक काफी बड़ी दुकान है जहाँ पर ये काफी मात्रा में बिकती है और शायद से उसका मालिक जिंता तुम्हें जानता है क्योंकि तुमने एक बार उसकी दुकान में एक डीमन को भी जान से मारा था। साथ में हार्लॉर्ड उससे ये भी कहती है कि अभी वो दुकानदार यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो दारू की बाटली लेने यहाँ से गया हुआ है तो तुम कल उससे मिल सकते हो, ये लो तुम्हारे पैसे। और ये मिलते ही हार्लॉर्ड उससे कहती है कि गांव वाले ये भी कहते हैं कि उस दुकान में एक सुनहरे बाल वाली लड़की काफी बार आती जाती है और सभी ने उसे देखा है। सुनहरे बाल सुनते ही जिंता को ऐसा लगता है कि शायद से वो उसकी बहन हो सकती है पर ये उसका वहम भी हो सकता है। जैसे ही ये दोनों जिंता के घर आते हैं वो ये देखते हैं कि साइड वाला पड़ोसी अब भी काफी चिल्ला रहा है और उसने काफी बाटली चढ़ाई हुई है। और जब ये दोनों वहाँ जाकर देखते हैं तो वो बंदा एक काफी खतरनाक डीमन में चेंज हो जाता है जो कि इन दोनों पर अटैक करने वाला होता है पर इससे पहले ही जिंता उस डीमन को जान से मार देता है। और अब इन दोनों को इस बात का भी एहसास हो जाता है कि पक्का ये दारू काफी जानलेवा है और ये किसी को भी डीमन में कन्वर्ट कर सकती है। इस तरफ नात्सु अपने डैड के पास आ जाती है और वो उनसे कहती है कि प्लीज आप ज़ेंजी को माफ कर दो। वो ये कहते हैं कि जब तक वो हमारे यहाँ पर सही से काम करता रहेगा मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पर काफी लंबे टाइम तक काम कर सकता है। लेकिन भाई नात्सु अपने डैड को मना कर रही होती है कि वो ये वाली दारू ना पिए पर वो इसकी बातें नहीं मानते। और अगले पल हम क्या देखते हैं कि हमारे सामने सुजुने है जो कि हमें इस एनिमे के अंदर काफी टाइम बाद दिखाई दी है। तभी हमें ये बताया जाता है कि सुजुने ने ही इस दारू को बनाया है ताकि जब कोई इंसान इसे पिए तो उसके अंदर की सारी बुराइयां बाहर आ जाएं और वो एक डीमन में कन्वर्ट हो जाए। सुजुने ये सारा कुछ इसलिए कर रही होती है ताकि जिंता को इस बात का एहसास हो और वो दोबारा से उसके पास आ पाए। ये दोनों काफी लंबे टाइम से उस इंसान का वेट कर रहे होते हैं और तभी वो शॉप का ऑनर यहाँ पर आ जाता है जिसके पास काफी सारी दारू है। जिंता उसे पूछता है कि वो ये सारी दारू कहाँ से लाया, लेकिन ये बंदा जिंता को कुछ भी बताने से मना कर रहा होता है। वो ये कहता है अगर तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये सुनने के बाद इस बंदे की फटकर 4 हो जाती है और वो ये कहता है अरे यार मुझे मत मारो, पास में ही एक स्प्रिंग है जहाँ पर ये सारी दारू बहती है और इसके बारे में मुझे एक लड़की ने बताया था जिसके बाल एकदम सुनहरे थे। वो ये भी कहता है कि उस लड़की ने मुझसे ये भी कहा था कि जो भी इसे पिएगा वो बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही जिंता ये सारा कुछ सुनता है तो उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है और वो इस बात से काफी गुस्सा हो रहा होता है कि इस इंसान ने ये सारा कुछ पैसों के लिए किया और इससे उसके अंदर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आकित्सु उससे कहता है कि हमें यहाँ के सारे दारू को बर्बाद कर देना
चाहिए। और ये सुनते इस बंदे को काफी गुस्सा आ जाता है। अबे ओए तुम ये क्या कर रहे हो? तुझसे कहा ना चुप रह, बीच में मत बोल। और वैसे मेरी बहन कहाँ पर है, मुझे उसके बारे में जानना है। इससे पहले जिंता इस बंदे का काम 25 करता, अकित्सु उसके एक जोरदार मुक्का मारता है। अभी ओए होश में आ जा, ये एक आम इंसान है, तुझे इसे नहीं मारना है। लेकिन भाई ये छपरी अब भी बाज नहीं आता और वो खुद ही इस दारू को पीना शुरू कर देता है, जिससे वो एक काफी खतरनाक डीमन में चेंज हो जाता है। अब जिंता को इस बात का एहसास हो गया था कि पहले उसने इस दुकान में जिस डीमन को जान से मारा था वो भी यहीं पर काम किया करता था। वो एक छोटा बच्चा था और इस इंसान ने उसे दारू पिलाकर उसे एक डीमन में चेंज कर दिया। जिंता ऑलरेडी ही काफी गुस्से में है और वो इस डीमन के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन ये सारे अटैक्स बेकार होते हैं। अब जैसे ये डीमन जिंता पर अटैक करता है तो अकित्सु उसे बचा लेता है। अरे मेरे भाई मैं हूँ ना यहाँ पर। अब ये दोनों मिलकर इस डीमन पर अटैक करने का ट्राई करते हैं ताकि वो उसे जान से मार पाए, लेकिन वो नाकामयाब हो जाते हैं। जिंता को अपनी बहन के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसी ने ये दारू बनाई है, लेकिन भाई अकित्सु को कुछ समझ नहीं आता कि ये इंसान किस बात पर गुस्सा कर रहा है। जिंता उससे कहता है कि तुम बस यहाँ से जाओ और नात्सु को बचाओ, पर अकित्सु उससे कहता है कि ये काम तुम भी कर सकते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो अपनी एक न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर एक काफी बड़ी शिकिगामी को समन करता है जो कि इस डीमन के बराबर है। और अब इन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस तरफ जिंता भी नात्सु को बचाने के लिए यहाँ से निकल चुका है। तो बस अब देखना ये है कि जिंता सच में नात्सु को बचा पाएगा या फिर उसके वहाँ पर पहुँचने से पहले नात्सु के डैड खुद ही एक काफी खतरनाक डीमन में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो नात्सु को जान से मार देंगे। तो ये सारा कुछ जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस एनिमे का सेकंड हाफ काफी जल्दी आने वाला है और वो आपकी डिमांड पर डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितनी डिमांड करते हो। तो चलो फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एनीसोल।